गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट के आज का जो अपना लेक्चर है वो अपन लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। पर बिफोर लेक्चर नंबर 10 से पहले अपन एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या क्या पढ़ा था। तो जैसे अपन ने याद होगा आप लोगों को कि हमने लास्ट लेक्चर में एलपीजी पॉलिसी के बारे में पढ़ा था, जिसे हम लोग कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो हमने सबसे पहले लिबरलाइजेशन का मीनिंग समझा था, जिसमें हमें मालूम चला कि जहाँ पे स्टेट जो है थोड़ी लिबरल हो जाती है और अपना इंटरफेरेंस को कम कर देती है ताकि बिजनेसेस फ्री होकर थोड़ा सा अपने डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इसमें हमने देखा कि कई बार स्टेट्स जो है अपने जो है लिबरलाइजेशन में कुछ ट्रेड प्रैक्टिसेस में छूट देती है, कहीं कुछ टैक्स में छूट देती है, इंपोर्ट करने में कुछ छूट दे देती है, ताकि क्या करें बिजनेसेस अपने आप को फ्री तौर पे डिसीजन मेकिंग इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। फिर हमने लिबरलाइजेशन के बाद हमने देखा था कि प्राइवेटाइजेशन क्या हुआ। तो उसके अंदर प्राइवेटाइजेशन में हमने देखा कि गवर्नमेंट जो है कई बार अपने ऐसे सेक्टर्स जो कि अनप्रॉफिटेबल है या वो उस पोटेंशियलिटी के साथ ग्रोथ नहीं कर पा रहे, तो वो उनको प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट ऑनरशिप के अंदर उनको दे देती है। तो यहाँ हमने सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो हमने फाइनेंशियल सेक्टर पे एनालाइज किया था, जिसमें हमारे पास बैंक्स आए थे। हमने देखा था कि बिफोर एलपीजी हमारे यहाँ बैंक्स की ब्रांचेस कम थी, उसके बाद धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन होते ही बैंक की ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं। इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट जो देखा बिफोर दिस एलपीजी, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हुआ है, वर्कर्स इंक्रीज़ हुए हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ होने लग गया है, सर्विसेज इंक्रीज़ होने लगी हैं। फिर हमने देखा कि ऐसे ही जो आपका प्राइवेटाइजेशन का इम्पैक्ट हमारे किस में पड़ रहा था, हमने देखा था ऑटोमोबाइल सेक्टर में। हमने देखा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में कि पहले जो था एलपीजी से पहले जो ग्रोथ रेट चलती थी वो 4 या 5 के आसपास चलती थी, धीरे धीरे थोड़ी इंक्रीज़ होनी शुरू हुई थी। बट एलपीजी लाने के बाद जो सोसाइटी है, सोसाइटी फॉर इंडियन ऑटोमोबाइल, सियाम जिसे हम लोग कहते हैं, मैन्युफैक्चरर्स, तो उन्होंने क्या कहा कि हम धीरे धीरे इसको जो ग्रोथ रेट है वो हमारी इंडिया में 10 to 12% से ज़्यादा हम इसको आगे ग्रोथ पे देखते हैं यदि प्राइवेटाइजेशन के थ्रू होने लगा। प्राइवेटाइजेशन होने के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में ट्रिमेंडस चेंज देखा गया। कार की जो सेल्स थी वो सडनली इंक्रीज़ हुई। मल्टीपल नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, मैन्युफैक्चरर्स जो है इंडिया में आने लगे, अपने बिजनेसेस सेटअप करने लगे, यूनिट सेटअप होने लगी, कस्टमर्स को अच्छी टेक्नोलॉजी की चीज़ें यहाँ ऑटोमोबाइल मिलने लग गई, उनकी प्रेफरेंसेस ज़्यादा अब डिमांडेड हैं। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपके कस्टमर्स की डिमांड बढ़ रही है, चेंजेस हो रहे हैं, ऑटोमोबाइल कंपनीज जो है अकॉर्डिंग टू मीट दैट डिमांड और डीट प्रेफरेंसेस, वो उस चीज़ को रिकवर करते हुए भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्रोथ को देखा जा रहा है। ये हमने इसके अंदर देखा। अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा मेन लेक्चर था, लेक्चर नंबर 10। तो प्राइवेटाइजेशन इज ऑटोमोबाइल सेक्टर। सबसे पहले हम देखते हैं पहला पॉइंट, डी लाइसेंसिंग ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर। बिफोर एलपीजी क्या होता था कि आपको अगर अपना ऑटोमोबाइल सेक्टर की कोई इंडस्ट्री कहीं किसी स्टेट में लगानी थी तो वहाँ पे आपको लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट थी। तो धीरे धीरे उस चीज़ को एबॉलिश किया जाने लगा। एबॉलिश का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आपको परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर जो प्रोसेस में लगने वाला टाइम था उसको काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया। मेन हमें इस बात पे फोकस करना है। अप्रूवल ऑफ एफडीआई। पहले क्या होता था कि अगर आपको इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरर, आप ऑटोमोबाइल के हैं और आपको कोई विदेशों से रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, स्पेयर पार्ट्स मंगाने हैं, तो वहाँ पे क्या करना पड़ता था, आपको एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, फेरो को बताना पड़ता था। तो अब क्या होने लग गया, उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन हटा दिया। अब आप चाहते अपनी इंडस्ट्री में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो 100% सब्सिडी भी आपको अलाउड हो गई है। ऐसे ही जब हम कोई कंपोनेंट या रॉ मटेरियल बाहर से मंगाते थे तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगने की वजह से वो गुड्स महंगा हो जाया करता था। अब प्राइवेटाइजेशन की वजह से और लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि ये जो इंपोर्ट गुड्स की ड्यूटी थी इसको भी कई हद तक हटा दिया गया है। ऐसे ही आपका जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की ग्रोथ है उसको हम अगर देखें कि डे बाय डे वो इंक्रीज़ हो रही है। हम लोग आज जो हैं करंट में सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर में हमारा नाम आ रहा है। हम लोग पर ईयर 11 मिलियन, मोर देन 11 मिलियन व्हीकल्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। मोर देन 1.5 मिलियन हम एक्सपोर्ट करते हैं व्हीकल्स। पैसेंजर कार्स में हम लोग 75% का कंट्रीब्यूशन लेके चल रहे हैं इन द टू व्हीलर मार्केट। पैसेंजर कार में हमारे पास 16% का है
और हमारे यहाँ कम से कम 35 बिलियन और मोर देन 35 बिलियंस के हमारे यहाँ रिकॉर्ड ग्रोथ और अर्निंग जो है प्रॉफिट के तौर पे देखा जा रहा है। ऐसे ही इस ऑटोमोबाइल सेक्टर में 13 पीपल जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटैच है। तो ये बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक ग्रोथ के पर्पज से हम देख रहे हैं। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि एफएमसीजी सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो सबसे पहले देखते हैं कि एंट्री ऑफ एमएनसीज हो गई, यानी मल्टीनेशनल कंपनीज की भारत में एंट्री होनी आसान हो गई। जैसे आपके यहाँ एमबे आपने नाम सुना होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड आपने नाम सुना होगा, जैसे हम लोग अब एचएलएल के तौर पे कहते हैं। तो ऐसी एमएनसीज जो है इंडिया में आने लग गई ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन। इन इंडस्ट्रीज़ ने क्या किया कि इन्होंने अपना जो फोकस एरिया था वो अर्बन से हटा के रूरल एरियाज़ में किया। क्यों? क्योंकि इंडिया की मोर देन 70 और अभी तो कुछ परसेंटेज रिड्यूस हो गई, अराउंड 60 to 65% है जो पॉपुलेशन है वो विलेज में रहती है। तो इन इंडस्ट्रीज़ ने क्या किया, इन्होंने इस विलेज को, रूरल एरियाज़ को फोकस करना शुरू किया और यहाँ पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा के प्रॉफिट को कमाना शुरू कर दिया। ऐसे ही इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ने लग गई। जैसे जैसे आपने इंडिया में इन गुड्स का मार्केट बढ़ना शुरू हुआ, लोग अवेयर होने शुरू हुए, परचेज करने शुरू हुए, इंटरनेशनल मार्केट से और ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो हैं अब इस क्षेत्र में या फिर किसी प्रोडक्ट्स में इंडिया में आने लग गई। क्यों? क्योंकि सरकार ने थोड़ी सी क्या किया, एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया, ओवरसीज़ कॉरपोरेट बॉडीज़ को कहा गया कि आप फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करिए, बेवरेज इंडस्ट्रीज़ आने लग गई। तो ये ओवरऑल क्या हुआ, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस हमारे इंडिया में आने लग गया प्राइवेटाइजेशन की वजह से। देन जो एक्सपोर्ट था, क्योंकि अब हमारे इंडिया में क्या हो गया, फोकस होने लग गया था मार्केट पे, मार्केट धीरे धीरे बढ़ा। तो जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी वो भी क्या करने लग गई, अब अपने यहाँ पे अच्छे क्वालिटी ऑफ गुड्स को बनाने लग गई, क्योंकि अब उनको फॉरेन मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट से लिंक मिलने लग गया। अब वो हम लोग गुड्स को एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि एफएमसीजी सेक्टर भी प्राइवेटाइजेशन के बाद से काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ है। अब हमारा जो नेक्स्ट का टॉपिक है आपका, वो है हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि जब एक कंपनी अपने लोकल, नेशनल और रीजनल लेवल को क्रॉस करके इंटरनेशनल मार्केट में मूव करती है, तो उसको हम यहाँ पे कह रहे हैं ग्लोबलाइजेशन। 1991 में ये क्या था कि होम मार्केट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए हमने इस चीज़ की परमिशन दी कि अब हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल कंपनीज आ सकती हैं। ऐसे ही अगर हम कहीं जाना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, तो हम इजीली वहाँ से मूव कर सकते हैं, अपने आप को थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन भी क्या है, इस तरीके से आजकल बिजनेस का एक वर्ड माने जा रहा है, बिजवर्ड है या बिजनेस में हम बात कर सकते हैं कि जब आप अपने बिजनेस को नेशनल और रीजनल बाउंड्रीज के बियॉन्ड ले जाते हैं और अपने आप को एक्सपेंड करते हैं बाय डिफरेंट स्ट्रेटजीज, तो इसको हम कह रहे हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन जो है दो तरीके से हो सकता है, मैक्रो और माइक्रो। तो अब हम बात करते हैं कि क्या क्या रीजंस थे रहे आपके ग्लोबलाइजेशन करने के। सबसे पहले देखिए कि जो टाइम है और ये जो डिस्टेंस है, ड्यू टू इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सबसे पहली बात। दूसरा, कम्युनिकेशन। आज आप बैठे बैठे कहीं से भी अपनी कोई भी व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक, सोशल मीडिया के थ्रू, डिफरेंट ग्रुप्स के थ्रू आप अपने घर से बैठे बैठे किसी भी से भी आप इजीली बात कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स आप इजीली सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो इन चीज़ों ने क्या किया, इन चीज़ों ने टाइम को और डिस्टेंस की दूरी को कम कर दिया। आज लोग बहुत फास्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छे ट्रांसपोर्टेशन मीडियम आपके पास है। तो किसी भी एरिया को, थ्रस्ट एरिया को, आपको यदि लगता है कि ये एरिया आपके काम का है या कौन सा एरिया आपके काम का है, इसको फाइंड करना और उसको टच करना या कैच करना, अब बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता है। तो दूसरा ये कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या है कि थोड़ा सा हमारे लिए एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाला कंसेप्ट आ जाता है, जो कि हाँ हमारे बिजनेस को मूव करने का एक फ़ायदा देती है। जैसे हमने पहले पढ़ा था, पेस्टल के अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है जो कि बिजनेसेस को इफ़ेक्ट डालती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट नहीं आती है वो बार बार नए रूल्स बनाती है, नए लॉज बनाते हैं।
तो ये जो जब लोगों को लगा कि नहीं हमारे कंट्रीज़ में थोड़ी सी दिक्कत है, जबकि फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट हमें मिलती है, दिखती है, तो उस प्रकार से भी लोग जो है ग्लोबलाइज होना या एक्सपेंड करना उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। यदि हम फीचर्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट आता है न्यू मार्केट। न्यू मार्केट में भी क्या है कि ग्रोइंग ग्लोबल मार्केटिंग सर्विसेज है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, न्यू फाइनेंशियल मार्केट्स। आज क्या है कि अराउंड द क्लॉक पूरी दुनिया इन सब चीज़ों के इर्द गिर्द है। और बैंकिंग देखिए, इंश्योरेंस देखिए, ट्रांसपोर्टेशन देखिए, फाइनेंशियल मार्केट्स को देखिए, सब चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही हैं। और ऐसा नहीं है कि हम इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते या हमें इनकी नॉलेज नहीं मिलेगी। आज आप थ्रू कम्युनिकेशन इजीली हर चीज़ की इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। तो न्यू मार्केट्स आप इजीली फाइंड आउट कर पा रहे हैं और उस मार्केट तक हम रीच भी कर सकते हैं बाय द डेवलप विद डिफरेंट स्ट्रेटजीज। तो ये एक पहला कारण दिखा कि ग्लोबलाइजेशन करने का। दूसरा कारण क्या दिखता है, न्यू एक्टर्स। एमएनसीज ने, जैसे हमने पढ़ा कि एमएनसीज ड्यू टू एलपीजी एमएनसीज कंट्रीज़ में आने लग जाते हैं। डब्ल्यूटीओ ने भी यही कहा कि अगर आप गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम होता है तो बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। जैसे यूरोपियन यूनियन, एशियान जो सोसाइटीज़ हैं, नेफ्ट, ये है आपका नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड निफ्टा, ऐसे ही कई सारी चीज़ें जो हैं वो आपके इन कंट्रीज़ में क्या है कि डेवलप होने की वजह से बिजनेस के रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा डेवलप होने शुरू हो गए। दूसरा कि मार्केट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं वो भी बहुत जल्दी स्प्रेड हो रही हैं प्राइवेटाइजेशन की वजह से। अगर कोई फॉरेन कंट्रीज़ आपके कंट्री में आती है, वो अपने रूल्स और अपने कल्चर को लेके आती है, जिसकी वजह से आपके यहाँ का सिस्टम भी थोड़ा सा चेंज होता है। ह्यूमन राइट्स, उनके डेवलपमेंट, उनका ग्रोथ, उनका एक्सपेंशन, ये सारी चीज़ें हमें इसके थ्रू ग्लोबलाइजेशन की वजह से दिखाई देती है, कुछ फ़ायदे हमें दिखाई देते हैं। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन स्ट्रेटजीज। कई सारी स्ट्रेटजीज हम ग्लोबली की बात करते हैं। पहला आता है आपका एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्ट जैसे बहुत कॉमन टर्म हमने सुना है कि आप अपने गुड्स को अपने होम कंट्री में बनाइए और किसी डिफरेंट अदर फॉरेन कंट्री में आप उसको बेच दीजिए या सेल आउट कर दीजिए एज ए एक्सपोर्ट, तो उसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट। ये भी ग्लोबलाइजेशन का तरीका है। दूसरा आता है लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। ये कंसेप्ट थोड़ा सा पुराना हो गया पर बहुत ज़्यादा हम देखें कि वैल्यूबल है कि कई सारी इंटरनेशनल जो कंपनीज़ होती हैं वो एक होम कंट्री के अलावा कई सारी कंट्रीज़ में एक लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजी सिस्टम को चलाती हैं। तो इसमें दो पर्सन होते हैं, लाइसेंसर और लाइसेंसी। लाइसेंसर कौन सी है, वो होम कंट्री वाली यूनिट, मेन यूनिट, जो कि अदर कंट्रीज़ में अपने आप को स्प्रेड करने के लिए लोगों को अपनी कुछ पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, इनको यूज़ करने की उनको एक फैसिलिटी देती है ताकि वो अपने यहाँ पे बिजनेस को मूव चला सकें, ग्रोथ में ले जा सकें। तीसरा आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो होती है कि कुछ कंपनीज इंटरनेशनल मार्केटिंग करती हैं, यानी आज आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, कौन से मार्केट आपके लिए अप्रोप्रिएट है, तो उसके लिए आपको इन इंटरनेशनल मार्केटिंग कंपनीज के साथ टाई अप करना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं कि वो ऐसी कंपनीज का टाई अप करते हैं जहाँ पे वो आप चाहे गुड्स बना रहे हों, चाहे आप गुड्स को असेंबल कर रहे हों, तो उसके अलावा मार्केट से पॉसिबल हर एक इन्फॉर्मेशन, कस्टमर की नीड, कस्टमर की डिमांड क्या है, कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है, कॉम्पिटिटर्स क्या स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे हैं, हर तरीके के आपको बेनिफिट्स देते हैं अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। फिर आता है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होता है, कुछ कंपनीज जब ग्लोबलाइज होती हैं तो दूसरी कंपनीज दूसरी स्टेट में या दूसरी कंट्री में अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए इस टर्म को यूज़ करती हैं। वो अपने यहाँ के कुछ ट्रेंड और स्किल एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे भेजती है ताकि वो जाके वहाँ के उन एम्प्लॉयज़ को भी क्या करें, ट्रेंड कर सकें। तो ये क्लाइंट को एक तरीके की बेनिफिट की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। देन ट्रंकी कॉन्ट्रैक्ट से हम बात कर रहे थे। ट्रंकी कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि मान लीजिए मैं एक बायर हूँ और एक दूसरा पर्सन एक सप्लायर है जिससे मैंने वो गुड्स की कंपनी खरीदी है, तो मैं उस कंपनी के जो पर्सनल्स है, स्टाफ हैं, उनको ट्रेनिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट करूँगा। इसको हम कह रहे हैं ट्रंकी कॉन्ट्रैक्ट। देन असेंबली ऑपरेशंस।
तो अंडर दिस ग्लोबलाइजेशन स्ट्रेटजी कि यदि मान लीजिए आप यहाँ से किसी कंट्री में मूव कर रहे हैं तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उस कंट्री में जो आपके बिजनेस से रिलेट करने वाले जो बिजनेसमैन हैं वो आपके बिजनेस के प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल कर सकते हैं और वहाँ पे सिलेक्टेड मार्केट में उसको सेल आउट कर सकते हैं। देन आता है आपका जॉइंट वेंचर। सबसे कॉमन फॉर्म है जॉइंट वेंचर। आप कोई कॉन्टेक्ट मत करिए, आप विदेश या इंटरनेशनल मार्केट में कोई बिजनेस होगा, आप उसके साथ अपने आप को क्लब कर लीजिए, जॉइंट हो जाइए और उसके वहाँ मार्केट के साथ अपने बिजनेस को फैला सकते हैं और उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।